हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीभा पीसीएस पे। आज हम लोग एनटीपीसी के जो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे उस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 19 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 18 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो पिछले सेट में हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे सेटों को कंटिन्यू देखने से बार बार क्वेश्चन का रिवीजन होता है, जिससे क्वेश्चन याद हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जीके जीएस के साथ साथ करेंट का भी अपडेट करती रहती हूँ। तो यह क्वेश्चन है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उस समय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो थे वह भारत के 46वें न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत के 51वें क्रम के 51th क्रम के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संजीव खन्ना। नाम उनका याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 91वें नंबर का है, 51 नंबर पे है इनका। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह एच.जे. कानिया थे। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसको भी याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो यह संघ समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इनको भी याद रखिएगा। और संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। 2025 में जो यह सप्ताह मनाया गया है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये प्रीवियस हम लोग जो पिछला सेट बनाया है दोस्तों, उसमें भी यह पूछा गया था। तो 2025 की अगर बात कर लें तो 2025 में 24 से 28 फरवरी के बीच यह मनाया गया है। और इस बार का जो थीम है वह है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वित्तीय समझदारी और समृद्ध नारी, यह जो है वह थीम है, और यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
और यह यंग हिल्टन समिति या शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। याद रखिएगा। देखते हैं, अभी वर्तमान में आरबीआई के 26वें क्रम के जो गवर्नर है वह संजीव मल्होत्रा है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण करके सन 1955 में इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सुनने का कोशिश कीजिएगा। और जीके जीएस है, जितना बार सुनिएगा या रास्ते चलते भी सुन सकते हैं, उतना बार आपका रटा जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है कि थोड़ा आप तेज बोलिए। तो दोस्तों और से बाकी भी तो बगल में रहते हैं लोग, तो उनको भी डिस्टरबेंस होगा, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। और इतना ज़ोर से दोस्तों बोलते हैं कि आप लोग अच्छा से सुन सकते हैं, तो थोड़ा इसमें कोऑपरेट करके एक दूसरे को चलना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरौरा जो है वह उत्तर प्रदेश यूपी में। भारत में प्रथम परमाणु अनुसंधान की बात करें तो यह ट्राम्बे, कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ ट्राम्बे ही रहेगा, तो ट्राम्बे जिसको हम लोग तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगर कुछ परमाणु विद्युत केंद्र की बात करें तो कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, तो ये सभी याद रखिएगा। देखते हैं अगला, कल्पक्कम भी तमिलनाडु में ही है दोस्तों। अगर इतने सारे एक अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आ गया, परमाणु ऊर्जा केंद्र आ गया, तो सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र को मैं यहाँ बता दी। इससे क्या होगा कि रिवीजन होते रहेगा, फिर अगला सेट में आएगा, फिर अगला सेट में हम लोग बोलेंगे, तो ऐसे ही बार बार सुनते सुनते हम लोगों को पूरा रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ याद होते भी चला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पेमेंट बैंक जो होता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है, तो वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट बैंक जो होता है वह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है, वे ऋण भी प्रदान नहीं कर सकते हैं, सही बात है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वे डेबिट कार्ड जारी करते हैं। तो जो पेमेंट बैंक होता है वह नहीं तो ऋण देता है और नहीं वह क्रेडिट कार्ड देता है, वह डेबिट कार्ड प्रदान करता है। पेमेंट बैंक जो है वह डेबिट कार्ड आपको प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, डैश में कमी के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और फ्रांस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए MOIC के अनुबंध पर सिग्नेचर किया है। ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों इसको समझिएगा, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में माना जाता है। यह 6 सितंबर यह जो अनुबंध हुआ था उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, तो इसीलिए पूछ लिया गया, तो हम लोग स्टैटिक से जोड़कर इसको याद कर सकते हैं। 6 सितंबर 2018 को इस अनुबंध पे हस्ताक्षर किया गया था। यह जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी था यह लॉन्च 2015 में COP 21 में किया गया था। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अभी करेंट में दोस्तों क्वेश्चन है कि COP 29 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो COP 29 जो है इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है, इसका भी याद रखिएगा, अजरबैजान। तो ऑप्शन दोनों में से कुछ रहेगा, बाकू जो कि अजरबैजान में है, COP 29 का हुआ है। COP 16
तो कहिएगा ये COP 29 हो गया था, फिर COP 16 कैसे हो रहा है? तो COP 16 यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP 16 का आयोजन कोलंबिया में हुआ है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कोलंबिया। लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं सारे करेंट को इसमें अपडेट कर देती हूँ। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। जिस समय भारत अविभाजित था 1947 से पहले, तब 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत अविभाजित था उस समय पाकिस्तान भी भारत का अंग हुआ करता था। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। बात कर ले, भारत और चीन के बीच जो है वह भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो ये सभी भी याद रखिएगा, ये सब रेखा कभी कभी पूछा जाता है। मैगिनोट रेखा भारत और फ्रांस के बीच है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र जो है वह न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। वाशिंगटन अगर डीसी की बात करें तो यहाँ विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जिनेवा में अगर हम लोग बात करें तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मजदूर संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। लंदन की बात करें तो राष्ट्रमंडल की भी जो हेडक्वार्टर है वह लंदन में है। इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। तो सारे चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभूमि में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो वह माधवी कुट्टी। यह जो है दोस्तों माधवी कुट्टी, यह मलयालम और अंग्रेजी का कवित्री है। अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं और मलयालम भाषा में लिखते हैं। इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा कि इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अंधरुति राय का एक फेमस बुक है दोस्तों, ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। इस बुक के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इनको याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितना है? तो यह 1000 है। 1000 से 5000 के बीच यह राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह जो है अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से शुरू हुआ है। यह कोलकाता से शुरू हुआ था दोस्तों। तो कहीं पूछ सकता है कि कहाँ से शुरू हुआ है, तो कोलकाता से शुरू किया गया था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको मासिक तौर पर 1000 से 5000 के बीच यह पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो नहीं है सो पूछा जा रहा है दोस्तों। यह रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो इसको भी याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको बात कर ले रेड क्रॉस इंटरनेशनल की, तो रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों, रेड क्रॉस पेन थोड़ा सा दोस्तों डिजिटली है तो थोड़ा सा इधर होता है तो कभी कभी दिक्कत करता है। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है, तो इसको भी याद रखिएगा। और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, FOA का मुख्यालय रोम इटली में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। सबका डेट याद रखिएगा दोस्तों, इसे भी स्टैटिक में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में हुआ था और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। और सभी का मुख्यालय भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितना बार जी कीजिए इसको रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। और यह ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है, जबकि देश बंधु के नाम से CR दास को जाना जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों, देश बंधु, तो देश बंधु के नाम से CR दास को जाना जाता है, जिन्हें चित्तरंजन दास कहते हैं, और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। सॉरी दोस्तों, याद रखिएगा स्वराज पार्टी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में शासन किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश शासन किए थे। इनका एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे हम लोग गांव में अधिकांशतः जो भी विद्यार्थी हैं तो वो गांव से ही बिलोंग्स करते हैं, तो संगम सतुआ इसका ट्रिक याद रखिएगा, इससे आसान से याद हो जाएगा। संगम सतुआ, सतुआ तो हम लोग खाए ही होंगे दोस्तों, तो संगम सतुआ, तो संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडो वंश, तो इनके द्वारा यह 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में शासन किए थे। कृष्णदेव राय जो थे, इनका शासन काल 1509, याद रखिएगा 1509 से 1529 के बीच था, और यह तुलुभ वंश से थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था, यह तुलुभ राजवंश से थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग इन्हीं के शासनकाल को माना जाता है। पुर्तगाली यात्री जो थे डोमिंगो पायस, इन्हीं के शासनकाल में वह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। अमुक्त मालदा इनका प्रमुख पुस्तक है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेव राय के द्वारा अपनी मां के याद में नागलपुरम शहर की स्थापना भी किया गया था। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने $W पर kg के अधिकतम ACR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है, तो वह 1.6। यह स्टैटिक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो स्टैटिक के तौर पे ही याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह जस्ता का किया जाता है।
लोहे में जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए लोहा पर एक परत चढ़ाया जाता है। तो उससे उस जो परत चढ़ाया जाता है वह जस्ता का चढ़ाया जाता है। अब परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसे यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल नहीं है? यह है मानस। मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है। तो याद रखिएगा स्टेट के नाम कि यह असम में है मानस। अगर हम लोग बात कर ले भारत का बायो रिजर्व की, तो यह स्टार्ट जो है 1971 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नौक्रेक भारत की जो बायो रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स में शामिल है उसका नाम है नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, चनाक मजार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाय एवं खंगचेंगदुगजोआ, ये सभी जो है वह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल है। इसकी शुरुआत 1971 से हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है। तो ये सब आप याद रखिएगा। सुंदरबन की जो डेल्टा है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है, उसी के द्वारा इस डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो दिशा जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पहल है। उस समय का करेंट का क्वेश्चन था। तो दिशा जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा से संबंधित, याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित पोर्टल है। इस पोर्टल के और इस पहल के तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इस पहल की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? यह थे अभय के। अभय के को वाशिंगटन डीसी में जो लाइब्रेरी था वहाँ के कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए इनको इनवाइट आया था, इनको जाने के लिए। तो अभय के और कुछ प्रमुख किताब की बात कर ले तो रिवर ऑफ द सिलिकॉन वैली, कलर्स ऑफ सॉइल, 10 क्वेश्चंस ऑफ द सॉइल, रिमाइंस, कैंडिंग ऑफ लाइट, तो ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की स्थापना हुआ था। तो इसी की याद में प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो यह सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, अभी फिलहाल में बने हैं दोस्तों, तो इनका नाम याद रखिएगा। 24 जनवरी को अगर हम लोग बात कर ले तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वह अमरकंटक, यह नीलगिरी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यह 3 राज्यों में स्थित है। वहीं नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी कहा जाता है। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 3637 किलोमीटर है। यह जो है दोदा बेटा,
यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसका भी नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की बात करें तो जो कि राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। तो इसको भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, 8849, 8850। अभी नया नया जो बुक अपडेट आ रहा है दोस्तों, उसमें 88, 48, 50 भी दिया है। 88 नहीं दोस्तों, 48, 50। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो यह है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वह अंडमान और निकोबार में स्थित है। एक है नारकोंडम। तो नारकोंडम जो है ज्वालामुखी द्वीप है, वह जो है सुसुप्त है और यह सक्रिय है बैरन। तो सक्रिय यहाँ पूछा जा रहा है, तो बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। रॉस द्वीप, इसको याद रखिएगा। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, तो इसका भी अपडेटेड याद रखिएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी जो है वह बीजिंग शहर के मध्य में चीन में स्थित है और चीन की राजधानी बीजिंग है। इसी के मध्य में फॉरबिडन शहर स्थित है। 1987, इसको जरूर याद रखिएगा, 1987 में फॉरबिडन शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी नेफ्रिताव है, ये भी आप लोग को याद होगा। यूनान की राजधानी ग्रीस है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिए, ये मान लीजिए कि कोई परमाणु है, तो इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण नाभिक जो है वह धनात्मक होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को मिलाकर परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग जैसे हमारे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के बनने से पहले कुछ देशों का संविधान बन चुका था, तो उन देशों से भारतीय संविधान में कुछ लिए गए हैं। जैसे कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है, जबकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, ब्रिटेन से जो है वह संसदीय व्यवस्था लिया गया है, संसदीय, जबकि कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। इसको भी याद रखिएगा। और ब्रिटेन से नागरिकता ले गया गया है, जिससे भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, तो ये लिया गया है। यूएसए से अगर बात करें तो यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। 12 से 35 के बीच भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको दिया गया है, जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता भी हमको मिला हुआ है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्रस्तावना जो है हमारा, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है।
3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जबकि 2 प्रकार का समता का अधिकार दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है वह 36 से 51, इसको याद रखिएगा। और भाग 4 में 36 से 51 के बीच इसकी चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। अगर कोई नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोग अपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह बाध्य योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार हमारा बाध्य योग्य है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो यह था बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदोली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इनके नेतृत्व में काफी अच्छा आंदोलन जो था वह चला, जिसके कारण बारदोली की महिलाओं ने इनसे प्रेरित होकर, खुश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उनकी तरफ से इस उपाधि को महात्मा गांधी ने अपने हाथों से वल्लभ भाई पटेल को दिए थे। आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो ये सभी आंदोलन को याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस सभी आंदोलन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यहाँ 1918 होगा, 80 नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनसा कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको पहचानना है। तो 3 माइकल आइसलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये गलत है, यह सही नहीं है। यह जो है वह स्थित है पेनिसिल्वेनिया में। इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोटक जो चार्नोबिल में है यह 1986 में हुआ था। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस रेवेसेपो यह 1976 इटली में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। 1976 में हुआ था और यह इटली में हुआ था। यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुआ था, यह 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में इस यूनियन कार्बाइड गैस लीक में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों जो मजदूर थे उनकी मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूनियन वुमेन का उप कार्यक्रक निदेशक नियुक्त किया गया है? 2019 में अनीता भाटिया को नियुक्त किया गया था। करेंट की अगर बात करें हम लोग तो इसकी जो स्थापना है यूनियन वुमेन का वह 2010 में हुआ था और इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वह सीमा सामी बेहोस है। नाम याद रखिएगा, सीमा सामी बेहोस। यह यूएन वुमेन का उप कार्यक्रक निदेशक नियुक्त किया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्योतिबा फूले के द्वारा यह 1973 में जो था इसकी स्थापना 1873 दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी केसरी समाचार पत्र का संचालन किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया गया था। देखते हैं
अगला क्वेश्चन, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो यह होता है 1.44 MB। यह जो है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता है। इसका काम है, यह एक प्रकार का भंडारण युक्ति है। यह एक्सटर्नल मेमोरी के जैसा काम करता है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम ये सब आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। गल्फ उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। यह जो गल्फ उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। तो ईयर याद रखिएगा, 1927 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो एप्पल इंक जो है मार्क जुकरबर्ग, यह एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। मार्क जुकरबर्ग जो है वह फेसबुक के संस्थापक है। एप्पल इंक जो है इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वायने और स्टीव वॉजनिक ये तीनों एप्पल इंक के सह संस्थापक हैं, जबकि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो यह है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो ऑक्सिन हार्मोन है वह पौधे के शीर्ष भाग यानी कि उसके सबसे ऊपर, जिसको हम लोग देहात में फुनगी कहते हैं दोस्तों, और तना में और सबसे शीर्ष में ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे जैसे हम लोग जड़ की तरफ बढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन की क्षमता घटते जाता है और सबसे कम जड़ में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टोड जो है वह उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह एक असंतापी जीव है। इसकी हृदय 3 वेशम युक्त होती है। जैसे मानव का हृदय जो है वह 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है, वैसे ही टोड जो है उसका हृदय 3 वेशम युक्त होता है और यह असंतापी जीव है। जैसे मेढक है उसको भी उभयचर की श्रेणी में रखते हैं, वैसे जंतु जो स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं या रह सकते हैं उसे उभयचर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एसोसिएटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बात कर लें तो एक रिवर्स रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट दर होता है। तो आरबीआई बैंक जो है वह वाणिज्य बैंक को जिस रेट पे पैसा देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है, और वाणिज्य बैंक से जिस रेट पर आरबीआई पैसा लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टॉफर्ड रेवल्स द्वारा की गई थी? तो यह सिंगापुर। इसको भी याद रखिए। एफडीआई में भारत को सबसे अधिक सहयोग किया है दोस्तों सिंगापुर, तो इसको भी याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड है। इनमें कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? यह है स्कैनर। कंप्यूटर में दो तरह के उपकरण लगे होते हैं, एक होते हैं इनपुट और एक होते हैं आउटपुट। तो इनपुट उपकरण जो होते हैं जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग होते हैं, आउटपुट जो कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी बाहर से लगाए जाते हैं, जबकि स्कैनर आंतरिक है। तो यह आउटपुट नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक
में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह है भारती। तो इसको याद रखिएगा, यह है आपका भारती। भारती जो आपका अनुसंधान केंद्र है यह आर्कटिक में स्थित है। इससे पहले भारत का 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री और मैत्री को स्थापित किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यह जो है दक्षिण गंगोत्री, उसको 1984 में, दक्षिण गंगोत्री को 1984 में, जबकि मैत्री को 1989 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ इतिहास की अगर हम लोग बात कर ले तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 28 दिसंबर दोस्तों 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। 1885 दोस्तों। तो 1885 में जब इसकी स्थापना हुआ था, उस समय यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जबकि इसके प्रथम सचिव एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है या हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो ये सभी याद रखिएगा। कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था, जबकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस भी कांग्रेस से रिलेटेड है, तो पूछा जा सकता है। कौन से बिम्स्टेक सदस्य चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहा है? तो भारत और भूटान। अभी करेंट में बात करें दोस्तों, तो ब्राजील भी जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है उससे शामिल होने की से मना किया है। तो भारत और भूटान उस समय मना किया था, अभी वर्तमान में ब्राजील भी मना किया है। तो इसको भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था और यह बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम एक्ट किसने पेश किया था? तो यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। लॉर्ड लिटन की अगर हम लोग बात करें, यह 1878 में आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। और यह 1872 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त भी कर दिया गया था। रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था, जबकि लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसे 1878 में लाया गया था और 1872 में दोस्तों इसको याद रखिएगा 1882 दोस्तों होगा, कहा कि लॉर्ड रिपन जो है वह 1881 में शासनकाल में जब 10वीं जनगणना शुरू हुआ था उस समय उसका शासनकाल था। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह समाप्त किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही प्रथम 10वीं जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। 1881 में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो इसी के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो आज का मेरा यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।